हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस के, वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में 2011 से लेकर 2021 तक में जितने भी साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं और उन सभी में किसी ना किसी ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से 5 या 10 क्वेश्चन के क्या है आंसर रॉन्ग है। तो आप क्वेश्चन बैंक पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आप चाहे तो इस वीडियो को देखकर क्वेश्चन बैंक में टिक लगा सकते हैं और इसके बाद आप उसे रिवीजन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं 2011 से लेकर 2021 तक में कितने क्वेश्चन गलत है और कितने क्वेश्चन सही है। तो बिना देरी हुए शुरू कर लेते हैं आज का जो वीडियो। मैं 2011 से स्टार्ट करूंगा और 2021 तक जाऊंगा। तो सबसे पहले 2011 का क्वेश्चन ले लेता हूं और इसके बाद 2021 तक चलते हैं। तो सबसे पहले 2011 का ले लेते हैं। तो हम 2011 में आ चुके हैं और 2011 का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्या पूछा गया हमसे। यहाँ पे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया और ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये फर्स्ट में क्या पूछा गया, हीलियम कैसा तत्व है। आपको बताना है हीलियम क्या है, अक्रिय है, क्रियाशील है, सक्रिय है, क्या है। तो हीलियम जो होता है एक अक्रिय तत्व होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दूसरा में क्या है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात, यानी कि H2O में जो है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात बताना है। तो 2:1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में, तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। आवर्त का बात करें तो दोस्तों आवर्त 7 होते हैं। अगर वर्ग पूछे तो वर्ग 18 हो जाते हैं। अगर आवर्त पूछे तो 7, वर्ग पूछे तो 18, याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को क्लिक पे आकर के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या पूछा गया, सिलिका क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिका जो है ये क्या है, उपधातु है। सिलिका क्या है, उपधातु है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 5 नंबर पूछा गया है कि OH क्रियाशील मूलक कौन है। तो OH जो होता है अल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 6 नंबर पूछा गया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में जो होता है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। 6 का ऑप्शन नंबर सी इसका बी इसका क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। 7 नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पूछा गया, पौधों में श्वसन की क्रिया अंतर्गत ANDP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि आपको बताना है कि ADP जो है, ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो वह आपका 30.5 किलो जूल मोल जो होगी उसका ऊर्जा मुक्त होगी। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक। मानव हृदय का बात करें तो 4 होते हैं। अगर मछली का बात करें तो मछली में 2 होते हैं। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 और मछली का बात करें तो मछली में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं हर एक ईयर, तो आप इस दोनों क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय का औसत कुंचन दाब लगभग है। औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है लगभग, ये आपको बताना है। तो वो लमसम में 120 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट नंबर का 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पत्ता में होता है। किस में होता है, पत्ता में होता है, याद रखिएगा। 10 का सी इसका क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि कृत्रिम विक्र विक्र जो होता है किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। कृत्रिम विक्र किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, यानी कि अलग किन के द्वारा करता है। तो सिंपल सा नाइट्रोजन के द्वारा करता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। किसके द्वारा अलग करता है, तो नाइट्रोजन के द्वारा पृथक करता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन में जो है प्रजनन किस विधि में होता है, किस विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में लैंगिक जनन होता है और द्विखंडन जो होता है अमीबा में होता है और मुकुलन जो होता है ईस्ट में होता है। याद रखिएगा, किसमें द्विखंडन होता है, किसमें द्विखंडन होता है आपको अमीबा में, और मुकुलन किस में होता है, तो मुकुलन जो होता है ईस्ट में होता है। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका हाइड्रा पूछा गया कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो माध्यम का अपवर्तनांक किसको नहीं पता होगा, साइन आई बट्टा साइन आर होता है। साइन आई बट्टा साइन आर होता है। तो ऑप्शन नंबर
साइन ऑप्शन नंबर बी में दिया हो, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, दाढ़ी होता है तो अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, बाल बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। झुकाव पूछा गया है, किस रंग का झुकाव होता है, बैंगनी का झुकाव क्या होता है कम होता है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज का बात करें तो विद्युत फ्यूज जो होता है वह किस प्रभाव पर कार्य करता है, ये सिंपल सा पूछा गया है, तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, यानी कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सिंपल सा सूत्र क्या है ये आपको बताना है। तो किसी कुंडली का सूत्र वो होता है V बराबर आई आर होता है। अगर यहाँ से निकाले आर का मान तो हो जाएगा V बाय आई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं V बाय आई, ऑप्शन नंबर सी में दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। डायनमो में दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों धाराएं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होता है। डेंगू साफ जल में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ईंधन का स्रोत कौन नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा जो होता है ईंधन का स्रोत नहीं होता है। तो 2011 खत्म हो गया, इसके बाद चलते हैं 2012 में। और 2012 का फर्स्ट क्वेश्चन से ले लेते हैं कि 2012 में हम आ चुके हैं और 2012 का यह रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। पायरुवेट के विखंडन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। तो यह विखंडन किस प्रकार का विखंडन है ये बताना है। तो यह एक प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो लेंस बनाने के लिए जल होता है, कांच होता है, प्लास्टिक होता है, लेकिन मिट्टी से हम लेंस को नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए। ये क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों कितना रिपीटेड क्वेश्चन सब है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के समान कहाँ रखे जाते हैं। यानी कि आपको समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आपको वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखिएगा तब प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। और 4th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, यानी कि अल्पतम दूरी पूछा गया है। तो अल्पतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और 5 नंबर पूछा गया है, क्या पूछा गया कि लोहे की परमाणु संख्या लोहे का कितनी होती है तो लोहे का 26 होता है, याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन में कौन विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वह क्षार होना चाहिए। क्षार तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने पूछा पहले ही बता दिया था कि वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन में बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। बॉन्ड CHO, तो बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं तो सिंपल सा CHO दिया हुआ है, क्या है CHO, तो यह एल्डिहाइड का होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 9 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो हो जाएगा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति को यहाँ पे जो निरूपित कर देता है वो आपका I² R कर देता है। क्या करता है I²R। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसका 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 11 नंबर में लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। जब भी लघुपथन हो, शॉर्ट सर्किट हो, तो शॉर्ट सर्किट के समय लघुपथन के समय परिपथ में जो विद्युत धारा का मान जो होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, सी।
इसका नेक्स्ट नंबर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है पूछा गया। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अधूरा अधूरा पढ़कर डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हैं, लेकिन उदाहरण नहीं है। यहाँ पे पूछा गया कि उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे जो है नाभिकीय ऊर्जा है, गोबर गैस है, कोयला है, लेकिन यहाँ पे जो लकड़ी जो है, लकड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर लकड़ी नहीं दोस्तों, ये नहीं है पूछा गया है। तो लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा ये नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 12 का। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ पूछा गया कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। जल में विलय है तो यह यौगिक कौन सा हो सकता है, तो यह सिंपल सा आपका हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, साथ ही जल में विलय हो जाता है। तो कौन सा, तो कैल्शियम, सी ए कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें इसमें कितने सहसंयोजक बंधन बनेंगे, ये पूछा गया। तो C2H6 है, तो यहाँ पर 6, तो यानी कि 6 सहसंयोजक बंधन बनेंगे। कितने कितने बनेंगे, C2H6 6 और 1, यानी कि टोटल मिला के 7 सहसंयोजक बंधन बनेंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 7 C2H6 जो एथेन का आणविक सूत्र होता है, इसमें जो है 7 सहसंयोजक बंधन बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो हल्का मचाइए और वीडियो को देखिए ध्यानपूर्वक। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या पूछी गई है, तो ओजोन O3 होता है। कितना होता है, O3 होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, तो वो हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। और 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है, वो सिंपल सा उत्सर्जन से संबंधित है। उत्सर्जन से संबंधित है। मनुष्य के एक वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तहलका मचाइए, और 2022 में 90% इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका के कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे जो हम लोग बोलते हैं खाली स्थान। क्या है, खाली स्थान को क्या बोलते हैं, तो खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। और 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि परागकोश में होता है, परागकोश में क्या होता है, तो परागकोश में परागकण होता है। परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है। ऑप्शन नंबर, परागकोश में क्या होता है, परागकण। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टिकोण से जो है मनुष्य का वह सामान्य अधिक समानता किससे है, तो किससे अधिक समानता हो जाएगा, तो वो सिंपल है चिंपैंजी से हो जाएगा। किससे, चिंपैंजी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों, आप कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है, देख सकते हैं मैंने जस्ट ऊपर बताया था कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा इष्ट में हो जाता है। अमीबा में किसका, अमीबा में द्विखंडन विधि हो जाता है। क्या होता है, द्विखंडन विधि। यानी कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो ईस्ट में हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो 2012 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं 2013 में, और 2013 का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम 2013 में आ चुके हैं, और 2013 का हम फर्स्ट क्वेश्चन से ले लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाओ, कहाँ तू भाग रहा है। और ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर का क्या होता है, CaCO3 हो जाता है। किसका सूत्र, संगमरमर का। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, ए ही इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बॉन्ड COOH, याद रखिएगा बॉन्ड COOH दिया है, तो अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते थे। बॉन्ड COOH दिया हो तो यह सिंपल सा किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल तो दिया नहीं है, एल्डिहाइड दिया है, अम्ल दिया है, क्षार दिया है। तो अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी आपको यहाँ पे अम्ल दिया है, तो इसका सी आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यही आपको अगर सिर्फ सी
COH दे दे और यहाँ पे COH दे दे, पूछा कि यह COH जो है क्रियाशील मूलक किसका होता है, वो सिंपल सा एल्डिहाइड का होता है। किसका होता है? एल्डिहाइड का होता है। बॉन्ड COH एल्डिहाइड का होता है। बॉन्ड COH कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं दिया है तो यहाँ पे अम्ल तो दिया है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर C का है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का बाहर निकलना है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है, किसको किससे बाहर निकलता है, तो सिंपल सा हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर जल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जल। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे, तो जल से बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर 1 है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और फोर्थ नंबर क्वेश्चन में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम का बात करें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में। और लोहा का बात करें, लोहा Fe, तो Fe किस में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। Fe किस में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में। और मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण जो रोग हो जाता है वो मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। और 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम, तरंगदैर्घ्य पूछा गया है, तो लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, विद्युत शक्ति। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का बात करें तो विद्युत शक्ति का वाट हो जाता है। विद्युत शक्ति का किस क्या होता है, विद्युत शक्ति वाट का मात्रक होता है विद्युत शक्ति, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। 7 नंबर हो गया, इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखते हैं थोड़ा। 8 नंबर क्वेश्चन में 8 नंबर हमसे पूछा गया है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, तो वो क्या आवश्यक है, तो वो आपका यूरेनियम आवश्यक है, यूरेनियम। इसका जो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, यानी कि उत्तरदायी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो आपका कौन हो जाएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो सिंपल सा आपको CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि लिटमस विलियन में बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकला जाता है। लिटमस विलियन में बैंगनी रंजक होता है, क्या होता है, बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है, तो किससे निकाला जाता है लिटमस विलियन में जो है बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है, यानी आपको यहाँ पे बताना है कि किससे निकाला जाता है, ये आपको बताना है। तो वो सिंपल सा लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है, लाइकेन एक प्रकार का पौधा होता है उससे निकाला जाता है। तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन और 12th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो कौन सा उत्पन्न करता है उत्पाद। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, जिंक के साथ अभिक्रिया करा देंगे, तो कौन सा उत्पाद बनेगा, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो यहाँ पे जो उत्पाद जो आपका बन जाएगा वो आपको जब सोडियम के साथ करेंगे और जिंक के साथ, तो यहाँ पे आपको बन जाएगा ZnO2 और प्लस में H2O रिलीज हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका जो डी क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान, उदासीन जब भी बोले तो याद रखिएगा 7, उदासीन कौन होता है, 7 होता है, pH मान कितना, उदासीन विलयन का 7 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो बेकिंग सोडा का क्या होता है NaHCO3 किसका हो जाता है, बेकिंग सोडा का हो जाता है।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, NaHCO3। इसका चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। और 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl, ठीक है HCl एवं HNO3 का अनुपात। तो यहाँ पे आपको HNO3 इसका सिंपल सा क्या बताना है कि अनुपात क्या होगा, ये सिंपल सा बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। तो HCl का कितना होता है 3, साथ में इसका HNO3 में का अनुपात 1। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। HCl और HNO3 का जो अनुपात हो जाएगा 3:1, 3:1। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। इसके बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितना रिपीटेशन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर में कितना बार बता दिया कि द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है अमीबा में होता है, द्विखंडन होता है अमीबा में होता है, याद रखिएगा। इसके बाद है फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में जो होता है, फूल में नर प्रजनन अंग बताना है। तो फूल में पुंकेसर में क्या होता है, नर जनन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में कि अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु किसमें निषेचित होता है, फैलोपियन नलिका में अंडाणु निषेचित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस में क्या होता है, m बराबर क्या होता है। तो m बराबर जो होता है V/U हो जाता है। पता नहीं है किसको, सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और ये क्वेश्चन 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है 2013 का कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है कि कौन सा संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे जो संबंध हो जाएगा F बराबर क्या होता है R/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध F बराबर R/2। ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद 2013 भी हमारा समाप्त हो चुका है। और इसके बाद चलते हैं हम 2018 में। 2013 नहीं 2014 हो गया, 2013 हो गया, अब 2000 चलते हैं 14 में। 2014 में हम देख सकते हैं कि आगे हैं। और 2014 का जो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में ले लेते हैं कि हमसे क्या पूछा गया। और यहाँ पे हम आ चुके हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V है, प्रतिरोध R है एवं प्रत्यावर्ती धारा I के बीच संबंध है। यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रत्यावर्ती धारा I के बीच संबंध हो जाएगा। कौन सा संबंध हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो सही संबंध हो जाएगा आपको, जैसे कि मैंने बताया था कि R बराबर सिंबल सा निकालिएगा। तो R बराबर यहाँ से आप निकालिएगा तो क्या निकलेगा, तो R बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपको V/I। R बराबर क्या हो जाएगा V/I। तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखा दे रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान, यानी कि 100 वाट का विद्युत बल्ब है, उसको 250 वोल्ट के विद्युत मेन से क्या कर दिया जाता है, सिंपल सा जोड़ दिया जाता है। तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान, यहाँ पे क्या धारा का मान निकालता है। यहाँ पे आपको P का मान दे दिया है कितना 100 दे दिया है। ठीक है, और V का मान कितना दे दिया है 250 दे दिया है। तो आपको निकालना है सिंपल सा धारा का मान, यानी कि I का मान निकालना था। P बराबर क्या होता है VI हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है P का मान कितना है 100 है, और बराबर में V का मान कितना दिया 250 अगुना I। ठीक है, तो यहाँ से I का मान निकालेंगे। तो I का मान निकालेंगे तो 0.4 एम्पियर निकल जाएगा। तो 0.4 एम्पियर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया विद्युत फ्यूज आधारित है। तो विद्युत फ्यूज किस पे आधारित है, तो विद्युत फ्यूज जो होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो इनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
तो अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर हमसे क्या पूछा गया, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को। ये क्वेश्चन मैंने ऊपर भी पढ़ा है 2013 में या फिर 12 में कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से हम विद्युत धारा को प्रवाह करते हैं तो गतिशील कण कौन सा हो जाता है, तो गतिशील कण यहाँ पे जो होता है वो इलेक्ट्रॉन हो जाता है। कौन सा गतिशील कण हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गतिशील कण हो जाता है जब किसी हम चालक में विद्युत धारा को प्रवाह करते हैं तब। तो 5 का जो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है, ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपको नाभिकीय ऊर्जा। यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा जो है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम, बायोगैस और कोयला क्या है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो 6 का जो ऑप्शन नंबर सी का है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र यानी कि पवन चक्की जो होता है उसमें जो पूछा गया है कि पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम यहाँ पे जो आपका लमसम में 15 किलो पर घंटा होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर घंटा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7 का। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। कौन सा उत्पाद जो है जिसे हम लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होगा। तो लेड नाइट्रेट को हम सिंपल से क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा वो आपको NO2 साथ में O2 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है NO2 और O2, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 और O2 प्राप्त होगा। तो 8 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी का है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह क्या करता है, वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्लोर क्षार अभिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन हो जाएगा सही, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपको Na2CO3 इंटू 10H2O बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धोबन सोडा का सूत्र होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि धोबन सोडा का सूत्र क्या हो जाता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O धोबन सोडा का सूत्र होता है। तो 10 का जो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे सोडियम रहता है तो सोडियम को भी काटा जा सकता है, और सोडियम नहीं है ऑप्शन में तो लिथियम को काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट नंबर आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। किस हाइड्रोकार्बन में जो होता है 3 आबंध होते हैं। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। तो 3 आबंध जो होता है एल्काइन समूह में होता है। किसमें होता है, एल्काइन समूह में। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 किसका होता है, एल्काइन का होता है। तो यहाँ पे एल्काइन में हो जाएगा 3 आबंध होते हैं। एल्काइन में कितने होते हैं, 3 आबंध होते हैं। जब n का मान हम क्या रखेंगे, n का मान 2 रखेंगे तो 2, इसके बाद C2H और यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि C2H6 नहीं हो जाएगा। जब हम यहाँ क्या रखेंगे
यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा, 3 आबंध नहीं हो जाएगा। ये आपका जब एल्काइन का होना चाहिए, किसका, एल्काइन का होना चाहिए, तो 3 आबंध होता है। तो एल्काइन समूह का होता है, जब हम एन की जगह, एल्काइन का सूत्र सिंपल क्या होता है, CnH2n-2 हो जाता है। एल्काइन का सूत्र जब हम एन की जगह यहाँ पे सिंपल सा 3 रखते हैं, जब 3 रखते हैं तो C3H यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि C3H4 जो क्या है एल्काइन, इसमें जो होता है 3 आबंध होते हैं। कौन से हाइड्रोजन कार्बन में जो है 3 आबंध होते हैं, तो C3H4 में जो क्या होते हैं 3 आबंध होते हैं। तो 12 का जो ऑप्शन नंबर सी का है बिल्कुल ही राइट आंसर है। नॉट कंफ्यूजन, दैट वी हैव प्रूव्ड नाउ। इसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है। कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक पूछा गया है कि कौन हो जाएगा, वो आपका हो जाता है CO। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। और यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा, कॉपर। इसमें जो है ऑप्शन के हिसाब से कॉपर क्या है, अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन में, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, प्रकृति में पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा हो जाएगा। आपको ऑप्शन में दिया कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो मुख्य स्रोत हो जाएगा आपका सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य। सूर्य से हम फ्री में एनर्जी ले सकते हैं। तो इसका जो पृथ्वी पर मुख्य ऊर्जा का स्रोत सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं, जितने भी हरे पौधे होते हैं वह उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, विल बी राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। और 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग के हैं। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो है किस तरह के अंग है, तो किस तरह के वो अंग हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका समजात अंग। क्या हो जाएगा, समजात अंग। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, तो समजात अंग है। तो 18 का ऑप्शन नंबर एक है, बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। और 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना, तो भोजन का जो पचना होता है वह सिंपल सा आपका अपचयन होता है। क्या होता है, उपचयन। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर एक है, विल बी राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है, याद रखिएगा, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर एक है, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, तो वह समजात अंग। इसका जो क्या आंसर हो जाएगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कन्फ्यूजन है, या फिर समवृत अंग हो जाएगा या फिर समजात अंग हो जाएगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु पूछा गया है, तो उभयलिंगी जंतु केचुआ होता है। उभयलिंगी पूछे तो केचुआ उभयलिंगी जंतु जंतु होता है। इसका नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का उदाहरण कुआं होता है। भूमिगत जल का उदाहरण कौन हो जाएगा, इस ऑप्शन के हिसाब से कुआं। ऑप्शन नंबर बी का है, विल बी राइट आंसर है। तो यहाँ पे हम 2014 का जो है सेकेंड सिटिंग का देख लिए हैं। अब चलते हैं 2014 में फर्स्ट सिटिंग का देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ अभी सेकेंड सिटिंग में ये 2014 में पूछा गया है। और चलते हैं 2014 का फर्स्ट सिटिंग में, फर्स्ट सिटिंग में क्या पूछा गया है क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 2014 का सेकेंड सिटिंग खत्म हो गया और इसके बाद हम फर्स्ट सिटिंग में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम फर्स्ट सिटिंग में आ चुके हैं। और फर्स्ट सिटिंग का जो 2014 का क्वेश्चन है वो हम फर्स्ट पहले देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। तो 2014 का फर्स्ट सिटिंग का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए, क्या है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो वो हो जाएगा इसका सही आंसर
नरम लोहा का, किसका, नरम लोहा का विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है, तो नरम लोहा का उपयोग होता है। अगर बात करें स्थायी चुंबक बनाने का, तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर विद्युत चुंबक बनाने के लिए पूछा है तो नरम लोहा का, अगर आपको स्थायी चुंबक का पूछता है तो इस्पात का हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसका चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है, तो हमारे घरों में जो है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न की जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वो है, तो आँख के जिस भाग पर पड़ता है वो आपका रेटिना है। रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कि एक स्वस्थ आंख के दूर बिंदु होती है, तो दूर बिंदु पूछा गया है कि दूर बिंदु कितना होता है, तो अधिकतम दूर बिंदु अनंत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। न्यूनतम पूछता तो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम यानी कि दूर पूछा है तो डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनंत तक देख सकता है, अधिकतम। ठीक है, इसका चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का जो है वास्तविक स्रोत कौन है, ये सिंपल सा पूछा गया। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका वास्तविक स्रोत पूछा गया है, तो वास्तविक स्रोत आपका ना तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा और न ही आपका चंद्रमा और सूर्य। जीवाश्म ईंधन के लिए आपका कोयला हो जाता है, तो आपको ऑप्शन में नहीं दिया है सूर्य, नाभिकीय संलग्न, चंद्रमा, सूर्य, लकड़ी भी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत इनमें से कोई नहीं, इसमें दिया ही नहीं गया है ऑप्शन में। ठीक है, इसका चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में विद्युत चुंबक प्रेरक की खोज किसने की थी, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो ये जो है आपको फ्राइडे साहब जो थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किए थे। ऑप्शन नंबर एक है, बिल भी राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो नेत्र निकट की स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। साफ नहीं देख सकता है, क्या पूछा गया है कि साफ नहीं देख सकता है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखा है, निकट। निकट लिखा है, तो निकट लिखा है तो आपको निकट लिखा है, तो निकट में कितने अक्षर है, 3, तो अवतल देना, यानी कि 3 दिया है तो 4 वाला लेना है, अगर 4 दिया रहेगा तो 3 वाला लेना था। यानी कि आपको निकट दिया है तो निकट में आपको अवतल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि निकट में 3 अक्षर, अवतल में 4, तो 3 दिया है तो 4 वाला लेना होगा। तो निकट दृष्टि के लिए हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। यानी कि आपको जो निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष होगा, ये सिंपल से आपसे पूछा गया है। तो आपका निकट दृष्टि दोष साफ नहीं देख सकता निकट की वस्तु को, तो इसमें उल्टा होता है, निकट का नहीं देखता है तो यानी कि उस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है। निकट की वस्तु को नहीं देखता है तो यानी कि उस व्यक्ति को जो है दूर दृष्टि दोष है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, विल बी राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है समीकरण CaCO3 है, उसमें निकालता है साथ में CaO प्लस CO2, तो इस प्रकार का समीकरण यानी कि कौन सा समीकरण होगा, ये पूछा गया है। यह आपका एक प्रकार का वियोजन है, क्या है, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 का एक है, विल बी राइट आंसर है। इसका 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि साग सब्जी, क्या है, साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना है किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जी को विघटित कर कंपोस्ट बनाने की अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो वह जो अभिक्रिया कहलाती है उसमें छेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, विजातीय यौगिक कौन है। तो विजातीय यौगिक का बात करें तो यहाँ पे विजातीय यौगिक आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विजातीय यौगिक यहाँ पे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, विजातीय यौगिक है। जबकि चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर तीनों का सूत्र CaCO3 ही होता है। यानी कि ये विजातीय यौगिक नहीं है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे विजातीय यौगिक हो जाएगा। यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर क्या है, इसका डी विल बी राइट आंसर है।
इसका आ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलेय का मान होता है। क्षारीय विलेय तो 7 उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है, तो 7 से अधिक यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी इसका क्या बिल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। अधातु पूछा है, क्या पूछा है कि कमरे के ताप पर कौन सा जो है द्रव अधातु। अधातु का बात करें दोस्तों, जब भी अधातु पूछेगा तब ब्रोमीन, अगर धातु पूछता तब पारा हो जाता है। अधातु पूछा गया है कमरे के ताप पर, तो वह सिंपल सा क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर एक है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 13 नहीं 12 का ऑप्शन नंबर एक है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसका चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सा शोल्डर बोलते हैं। शोल्डर ऑप्शन नंबर एक है विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। यानी कि ऑक्सीजन O2 के बीच पूछा गया है कि कितने आबंध पाए जाते हैं, तो 2 होते हैं, O2 2। ऑप्शन नंबर बी क्या है, विल बी राइट आंसर है। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से किस आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, यानी कि किसी आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, ये पूछा गया। तो उपभोक्ता की श्रेणी में हम किसे रखेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा कि यहाँ पे जो हरे पौधे, नील हरित शैवाल, फूल और पत्ते, ये नहीं हो सकता, लेकिन जंगली जानवर जो होता है उपभोक्ता के श्रेणी में रखे जाते हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी क्या है, विल बी राइट आंसर है। इसका 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक में पोषण की जो है कौन सी विधि होती है, तो कवक में मृतजीवी होती है। कवक कौन सी विधि होती है, कवक में मृतजीवी पोषण होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसका चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने कितना बार पीछे बताया है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो मुकुलन जब भी पूछे तो ईस्ट में, द्विखंडन पूछे तो अमीबा में। तो यहाँ पे आपको इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मानव में डायलिसिस थैली होती है। मानव में डायलिसिस थैली किसमें होती है, नेफ्रॉन में क्या होती है, मानव में डायलिसिस थैली हो जाती है। ऑप्शन नंबर एक क्या है, इसका बिल भी राइट आंसर है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, यानी कि पुष्प में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो पुष्प में लैंगिक जनन फूलों द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा हो जाता है, फूलों द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका जो सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन 2014 का फर्स्ट सेटिंग का, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका सूखे घास पत्ते क्या है, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर एक है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जबकि प्लास्टिक नहीं होता है, रबर भी नहीं होता है, बोतलें भी नहीं होता है, लेकिन सूखे घास पत्ते क्या होते हैं, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित यानी कि नष्ट होने वाले पदार्थ होते हैं। तो 2014 का फर्स्ट सेटिंग और सेकेंड सेटिंग दोनों ही हमने देख लिया। इसका चलते हैं 2015 में, और 2015 का फर्स्ट सेटिंग का ले लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे 2015 का सबसे पहले सेकंड सेटिंग का दिया है, तो सबसे पहले सेकंड सेटिंग का देख लेते हैं, इसके बाद फर्स्ट सेटिंग का देखेंगे। तो 2015 का सेकंड सेटिंग का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया, या देख सकते हैं कि क्वेश्चन जितने भी है 2011 से लेकर 2021 तक में रिपीटेशन क्वेश्चन है, यानी कि आप 2011 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो है फुल का फुल ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत ही अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर एक है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो किसको नहीं पता होगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस बल्ब से 220
वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध यानी कि आपको आर का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा आर बराबर होता है वी बाई आई हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा 220 वोल्ट दिया है तो वी का मान 220 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है 2 दिया है। तो इसे हम जब काटेंगे तो 110 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान, देख सकते हैं कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो साइन ए बट्टा साइन आर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया, ए बिल भी राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य होता है, 1 kWh तुल्य होता है कितने के बराबर। तो वो जो हो जाता है आपको 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल भी राइट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में क्या होता है प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब बनता है ये आपसे पूछा है। तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। याद रखिए, समतल दर्पण पूछे तो काल्पनिक प्रतिबिंब याद रखिए। इसका 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विभवांतर का ऐसा मात्रक पूछ दिया है कि विभवांतर का वोल्ट हो जाता है, विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट हो जाता है। याद रखिएगा, शक्ति का वाट होता है, एम्पियर का कूलम हो जाता है और ओम होता है प्रतिरोध का। ठीक है, इसका चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि क्या पूछा गया, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र पूछा है Na2CO3 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है बहुत ही इजी क्वेश्चन कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने जैसे ही ऊपर करवाया था कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कार्बोनिल समूह को सूचित करते हैं तो किससे सूचित करते हैं, तो कार्बोनिल समूह को CO से सूचित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया है CO द्वारा सूचित करते हैं कार्बोनिल को, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन कि इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र पूछ दिया है। तो C2H5OH एथाइल एल्कोहल का सूत्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक पूछा गया है कौन है। तो आयनिक यौगिक CaCl2 हो जाता है। आयनिक यौगिक ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, आयनिक यौगिक CaCl2 होता है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन हो जाएगा, तो शून्य समूह का हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अक्रिय, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जेनन, रेडोन सभी क्या है, शून्य वर्ग के तत्व। ऑप्शन नंबर He यानी कि बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। मीथेन पूछा गया है कि मीथेन जो होता है उसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो मीथेन में कुल 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया, निम्न में से कौन अवकारक नहीं है पूछा गया है। तो CO अवकारक नहीं है, बाकी ये क्या है, अवकारक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। कौन अवकारक नहीं है, तो CO अवकारक नहीं है। इसका 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से में बनता है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है ये पूछा गया। तो इथाइल एल्कोहल जो होता है अवायवीय शोषण में बनता है। किसमें, अवायवीय शोषण। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अवायवीय शोषण इथाइल एल्कोहल में बनता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन पूछा यह गया है कि किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन से याद आया आपको कि ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में अलैंगिक मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो ईस्ट में हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन में परागकोश में पाया जाता है, परागकोश में परागकण पाया जाता है। याद रखिएगा, परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंगा किसमें पनपता है, तो ग्वाइटर अथवा घेंगा जो होता है वो आपको सिंपल सा आयोडीन की कमी से हो जाता है। तो 19 का जो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन
लास्ट क्वेश्चन है 2015 का सेकेंड सिटिंग का कि क्या पूछा गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो यह जो पुस्तक लिखी थी डार्विन ने लिखी थी। किसने? डार्विन ने। ऑप्शन नंबर एक है विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 2015 का हम सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन देख चुके हैं। अब आते हैं 2015 में फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन। फर्स्ट सिटिंग में क्या पूछा गया है ये देख लेते हैं हम। ठीक है, 2015 में हम आ चुके हैं और 2015 का देख सकते हैं कि फर्स्ट सिटिंग प्रथम पाली का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो प्रथम पाली का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या पूछा गया है। तो आपका जो 2015 का जो फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन 2015 का फर्स्ट सिटिंग से 2021 तक का जो क्वेश्चन है 7 बजे में अपलोड हो जाएगा। 2015 से लेके फर्स्ट सिटिंग से 2021 तक का फर्स्ट सेकेंड सिटिंग दोनों मिला के 7 बजे में अपलोड हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपको 2015 से लेके 2017 तक का 2021 तक का वीडियो आपको 7 बजे शाम में अपलोड हो जाएगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिलने वाला है, साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलने वाला है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई वीडियो लंबा हो। तो इसके लिए बस आज के लिए बस इतना ही। आप तो अगले वीडियो में आपको 2015 से लेके 2021 तक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो 7 बजे शाम में आपको यह वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो कृपया करके आप इसे देखना ना भूलें। 2015 तक का सॉल्यूशन इसमें मैंने किया है। अब 2015 से लेकर 2021 तक का नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो 7 बजे शाम में आप रेडी रहिएगा, आपको आपके चैनल पर अपलोड मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।